नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कॉर्पोरेट सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, अलग अलग नोटिफिकेशन, जजमेंट्स वगैरह भी हम डिस्कस किया करते हैं। तो आज हम तीसरे पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। 154 सेक्शन जो है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का 1960 का, उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया, सेकंड पार्ट हमने कवर कर लिया। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कौन कौन सी ऑथोरिटी के अगेंस्ट में, जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार है या डिप्टी रजिस्ट्रार है या जॉइंट रजिस्ट्रार है, उनकी अपील में, उनकी जो जजमेंट्स है, उनके जो ऑर्डर्स है, उनकी अपील में हम कहाँ पे जा सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की थी कि उसके बाद ये जो पीरियड है कितने दिन के लिए आपको वो क्या पीरियड है जिस पीरियड के अंदर आपको ये रिविजनरी एप्लीकेशन डालना है, आप अपील में जा सकते हैं, और उससे पहले कितना क्या अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा। अब हम तीसरे पार्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे, जब ये सारी चीजें हो जाए, इतने पीरियड के अंदर आपने डाल दिया, इतना पैसा आपने जमा कर लिया और आपकी रिविजनरी जो एप्लीकेशन है उसे एंटरटेन कर लिया गया, अब जो रिविजनरी ऑथोरिटी है उसका काम क्या है, वो क्या करेंगे, उनके पास क्या पावर्स है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 154B ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960, और ये हम डिस्कस कर रहे हैं अंडर सेक्शन, हमारी तीसरी जो पार्ट है उस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सो द रिविजनरी ऑथोरिटी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस बीइंग डिफीटेड, जो कानून है, कानून की जो प्रोविजंस है वो सही से हो जाए और न्याय सही आदमी को सही तरीके से मिल जाए, इस चीज को ध्यान रखते हुए रिविजनरी ऑथोरिटी, मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती, स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे हम जॉइंट रजिस्ट्रार की बात कर रहे हैं तो वहां पे अपने अपील के लिए अपने स्टेट गवर्नमेंट के पास में, मतलब कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास में डाल दिया। जहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात हो रही है वहां पर अपने डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास में रिविजनरी एप्लीकेशन डाल दिया। तो जहां जहां पे जैसे एप्लीकेबल है या कोई अगर ऐसी अलग से नोटिफिकेशन निकलती है, उस हिसाब से जो रिविजनल ऑथोरिटी है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस बीइंग डिफीटेड, ऐसा कोई नहीं हो गलत काम, क्या करेगी, मे पास सच इंटरिम ऑर्डर्स। तो जब तक आपकी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाती, उस पर जजमेंट नहीं आ जाता कि जो रजिस्ट्रार साहब ने जो दिया हुआ है ऑर्डर, जो पास किया, डिसीजन जो पास किया वो सही है, ठीक है, वही कंटिन्यू रहेगा, वही रिकवरी होगा, या फिर जो भी दूसरा कोई ऑर्डर अगर दिया है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कमिटी मेंबर है, कोई डिसॉल्व ऑफ द सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी है, या कोई और ऐसे जजमेंट्स वगैरह है अगर दिया हुआ है, वो हम अपहेल्ड करते हैं। या दूसरी केसेस में जैसे कि आपने अगर ये रिकवरी का प्रोसीडिंग्स वगैरह इनिशिएट किया हुआ है, नहीं, इनको ये रिफंड कर दो, हमें ऐसा ठीक नहीं लगता है। जो भी इस टाइप के अगर रिवर्स जजमेंट अगर पास होते हैं उस पीरियड के बीच में, ये होने से पहले, ठीक है, जब तक ये ना हो जाए मे पास इंटरिम ऑर्डर्स, जब तक डिसीजन नहीं आ जाए, बीच का वो एक कोई ऑर्डर भी पास कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरीली, जब तक परमानेंट कोई ऑर्डर, कोई फाइनल वर्डिक्ट पास ना हो जाए, ऑर्डर ना पास हो जाए, डिसीजन ना पास हो जाए। मे सच इंटरिम ऑर्डर्स इंक्लूडिंग ऑर्डर्स ऑफ स्टे अगेंस्ट द इम्प्यून्ड ऑर्डर, जो ऑर्डर निकला हुआ है उसको स्टे करा देने के लिए, अगर रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो गया है या डिसॉल्व की प्रोसेस शुरू हो गया है बेस्ड ऑन द ऑर्डर, वो उसको वहीं पे हॉल्ट करा देंगे, स्टे करा देंगे। आगे अभी आप इससे नहीं करोगे, सोसाइटी को वहां पे स्टॉप लगा दिया जाएगा, या कोई ऑडिटर है वहां पे उसे स्टॉप लगा दिया जाएगा, या कोई भी ऑथोरिटी है जो काम पे लग गई है वहां पे उसे ब्रेक लग जाएगा, तब तक जब तक कि कोई फाइनल डिसीजन मेकिंग नहीं हो जाता है, फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है, पेंडिंग द डिसीजन। सो पेंडिंग द डिसीजन ऑफ द किसका, रिविजनल ऑथोरिटी। अब रिविजनल ऑथोरिटी केस में या तो डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो सकता है या कोऑपरेटिव मिनिस्टर साहब हो सकते हैं। एंड फाइनल हियरिंग ऑफ द रिविजन एप्लीकेशन, रिविजन एप्लीकेशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द जो लोअर सबऑर्डिनेट ऑफिसर होगा, उनके अगेंस्ट में जो चल रहा है, वो जब तक उसका डिसीजन नहीं आ जाता है, जब तक उसके ऑर्डर्स पास नहीं हो जाता है फाइनल ऑर्डर, तब तक उसमें टेम्परेरीली एक स्टे लगाया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट, मगर
इफ एनी इंटरिम ऑर्डर हैज बीन पास, अगर ऐसे पास कर दिया गया फाइनल जजमेंट निकलने से पहले, ऑर्डर निकलने से पहले या डिसीजन निकलने से पहले, तो यहाँ पे एक राइडर है, तो यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या है, बाय द रिविजनल अथॉरिटी जब तक ऐसे पास नहीं हो जाता है, इफ एन इंटरिम ऑर्डर हैज बीन पास्ड, अगर ऐसे इंटरिम ऑर्डर पास कर भी दिया गया है, विदाउट हियरिंग द अदर साइड, यहाँ पे प्लेंटिफ है, रेस्पोंडेंट है, सोसाइटी के मान लेते हैं कि सोसाइटी के फेवर में आपने पास किया या दूसरे ओपोनेंट साइड में किसी मेंबर के सपोर्ट में आपने पास किया, ठीक है। अगर आपने दूसरे पक्ष को बिना सुने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है, तो दी रिविजनल अथॉरिटी शैल डिसाइड, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या कंसर्न रजिस्ट्रार है, सच एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन फॉर द रिविजन ऑफ द ऑर्डर विद इन ए पीरियड ऑफ 3 महीने के अंदर। वैसा फिर आपको जो भी रिविजनल अथॉरिटी है उनको फिर 3 महीने के अंदर ही ये ऑर्डर उनको निकालना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया है, कुछ टाइम के लिए उसमें हॉल्ट करा दिया है, जो प्रोसेस चल रहा था, जो ऑर्डर के बेस पे लोअर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार है, सॉरी डिप्टी रजिस्ट्रार है या ज्वाइंट रजिस्ट्रार है, उनके ऑर्डर पर अगर आपने रोक लगा दिया था, तो जल्दी से जल्दी आपको हियरिंग करना पड़ेगा। और अगर इस इंटरिम ऑर्डर के बेस पे वो चीजें रुक गई है, तो 3 महीने के अंदर विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आपको वो रिवीजन एप्लीकेशन को एंटरटेन करके एंड पास द नेसेसरी ऑर्डर, जो सही है वो ऑर्डर पास करना पड़ेगा ऑन मेरिट्स, तथ्यों के आधार पे, एविडेंस के आधार पे, रिकॉर्ड्स के आधार पे, ठीक है, अपने मन से नहीं, जो एक्ट के आधार पे, बायलॉ जहां पे जैसे रूल्स है उन चीजों के बेस पे ही पास करना पड़ेगा, सारी चीजों को देखते हुए, ठीक है। क्योंकि इससे पहले आपने क्या किया था, विदाउट हियरिंग द अदर साइड, ठीक है, तो आपने ऑर्डर पास कर दिया था, इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया था। अभी आप क्या कर रहे हो, आपको सही ऑर्डर पास कर रहे हो, फाइनल ऑर्डर आप पास करने जा रहे हो, तो आपको ये सारी चीजों को देखते हुए करना पड़ेगा। आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इसको दोनों तरफ को अभी आपको सुनना पड़ेगा। पहले आपने एक ही साइड को सुना था और इस हिसाब से आपने इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया था। अब जो आप फाइनल ऑर्डर पास करने जा रहे हो, वो आपको इस कंडीशन में 3 महीने के अंदर ही पास करना पड़ेगा, दोनों पक्षों को सुन के करना पड़ेगा, और ऑन मेरिट्स, तथ्यों के आधार पे, रिकॉर्ड्स के आधार पे, डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, एंड फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। नहीं, हमको ऐसा लगता है कि ये इनके सपोर्ट में, सोसाइटी के सपोर्ट में होना चाहिए या इस मेंबर के सपोर्ट में होना चाहिए, तो हम ऑर्डर पास करते हैं, ऐसा ऐसा कर दो। ऐसे नहीं, हमें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास में ये चीजें आई हैं, हमने इन चीजों को देखा, ऐसे एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, ऐसे रूल्स के अंदर प्रोविजन है, और इसी के आधार पे, और ऐसे कोर्ट की कोई जजमेंट है, इन्हीं चीजों को देखते हुए हम ऐसे ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो ये है सही तरीका और ऐसे ही ऑर्डर पास होगा। फिर उसके आगे चलते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट में मतलब हो सकता है कोऑपरेटिव मिनिस्टर साहब के ऊपर की अथॉरिटी या खुद कोऑपरेटिव मिनिस्टर, अगर ऐसे, ठीक है, बाय ऑर्डर एक प्रॉपर ऑर्डर निकाला जाए, नोटिफिकेशन निकाला जाए, सर्कुलर निकाला जाए, जीआर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकाला जाए, डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे आदेश कर सकते हैं। दैट द पावर्स कन्फर्ड ऑन इट, मतलब रिविजनरी पावर जो उनको दिया गया है बेस्ड ऑन दिस सेक्शन 154 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जो उनको ये पावर्स जो मिली हुई है, वो दैट द पावर्स कन्फर्ड ऑन इट बाय दिस सेक्शन 154 इन सच सर्कमस्टांसेस एंड अंडर सच कंडीशंस इफ एनी, अगर ऐसी कोई कंडीशंस आ जाती है, ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस, ठीक है, क्रिएट हो जाती है, उसको आपको लिख के बताना पड़ेगा उस ऑर्डर के अंदर, एज मे बी स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन, ठीक है, बी एग्जीक्यूटेड ऑल्सो बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब अगर कोऑपरेटिव मिनिस्टर साहब नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाती है, ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, ऑर्डर में उसके रीजन को मेंशन करते हुए
कि क्यों वो एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, क्यों वो प्रिजाइड नहीं कर पाएंगे या रिविजनरी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, जजमेंट नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे कंडीशंस में कोई और भी कर सकता है, तो वो ऑर्डर में रीजंस के साथ रिकॉर्ड करते हुए, मेंशन करते हुए, बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, कम से कम इस रैंक का होना चाहिए, फिर वो भी रिविजनरी अथॉरिटी की तरह काम कर सकते हैं, ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। जो सारी चीजें प्रोविजंस है रिविजनरी अथॉरिटी के पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास में, जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर साहब के पास था, ये सारी चीजें ये सीनियर ऑफिसर जो है सेक्रेटरी लेवल के कम से कम ये भी कर सकते हैं। तो इस केस में ऐसा भी हो सकता है जहां पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर द कोऑपरेशन या फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉर द कोऑपरेशन ये भी सुनवाई कर सकते हैं और ये भी ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। तो हमने तीनों पार्ट्स को जानने की कोशिश की। सेक्शन 154 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जो रिविजनरी पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द रजिस्ट्रार है, उसे 3 पार्ट्स में जानने की कोशिश की और मेरे हिसाब से काफी कुछ क्लैरिटी आपको हो गई होगी कि कहां से स्टार्ट करना है, एप्लीकेशन किसके पास डालना है, कितने दिन में डालना है, कितना पैसा जमा करना है और स्टेट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार के पावर्स क्या है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, अलग अलग नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और जजमेंट्स को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।